Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 1st of February. So on the first page, there are certain important news which we are going to discuss. The first is about the economic survey which has recently been tabled in the parliament. So what the news says, GDP to grow 6.5% in the year 2023-2024 said by the economic survey. सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली सर्वे होता क्या। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमारा जो बजट सेशन होता है या बजट जब हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर उसको रिलीज़ करते हैं, उसके एक दिन पहले जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है। इसको कौन रिलीज़ करता है? इकोनॉमिक्स डिवीजन होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करता है। और इसको जो पूरा प्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, वो करते हैं जो हमारे CEA दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो रहते हैं। अभी जो करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे देश के दैट इज वी अनंत नागेश्वरन जी। यहाँ पे जो अगर आप बात करें कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी का, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अभी जो पूरा सर्वे यहाँ पर आया उसमें सबसे मेजर फोकस जो यहाँ पर कहीं ना कहीं रहा दैट वॉज कि हमारी जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो लगभग कितनी रहेगी, 6% से लेके 6.8% तक की। ये पूरा एक एस्टीमेट है। और हमने अगर IMF की रिपोर्ट्स हम देखें जहाँ पे IMF ने यहाँ पर अनुमान लगाया कि 6.1% की हमारी GDP ग्रोथ रहेगी इन द ईयर 2023-2024, दैट मीन्स आने वाले साल के लिए। और इवन अभी हमारे जो एस्टिमेट है एज आई टोल्ड यू वो हमारी 6% से 6.1% से 6.8% है। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन जी, उन्होंने बोला कि हम ये मान के चले कि हम अपवर्ड ट्रेंड ही फॉलो करेंगे और हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि 6.5% से 6.8% तक की इंडिया GDP की ग्रोथ रेट यहाँ पे 2023-2024 में करने वाला है। इसी के साथ साथ जो सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स में जो स्टेप्स लिए, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल पेमेंट्स में, हर उस सेक्टर की यहाँ पर बात की और काफ़ी सारी स्कीम्स का प्रॉपर ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया कि किस किस स्कीम्स के तहत किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता जा रहा है। अगर थोड़ा सा इसका क्रक्स समझे कि बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बात थी, सबसे पहली चीज़ कि अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट रहेगा उसमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला, जो हमने रिसेंटली एग्जिम डेटा भी देखा। देन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यहाँ पर जो सेक्टर रहेगा दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ जो अगले साल यहाँ पे देखी जा रही है दैट इज नियरली 9.1%। दो हमारी GDP ग्रोथ रेट हम 6.5% के आसपास यहाँ पे मान रहे हैं एवरेज, बट जो हमारा सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो फिर भी हम उसको कितना मान रहे हैं, जो सर्विस सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज नियरली 9.1%। इसी के साथ साथ बाकी और कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया उसको हाईलाइट किया गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, देन वैक्सीनेशन, बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। देन जैसे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो तरीके का होता है, या सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है दो तरीके पर इन्वेस्टमेंट करती है। दैट इज फर्स्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार को वापस से कुछ रिटर्न नहीं आता। जैसे सरकार ने अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जैसे सैलरीज का पेमेंट किया, पेंशन्स का पेमेंट किया, उससे सरकार पेमेंट जरूर कर रही है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है बट उससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। इन द सेम वे कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कैपेक्स के नाम से भी जानते हैं, CAPEX, दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और उसका अल्टीमेट बेनिफिट काफ़ी सालों तक मिलेगा। दैट मीन्स जैसे सरकार ने फॉर एग्जाम्पल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई रोड्स बनाया या ब्रिज बनाया, तो उसका जो बेनिफिट है लंबे साल तक मिलेगा। तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर तो हुआ है बट वो क्या है, इससे लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग सभी में यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला। प्लस इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सरकार ने मेजर्स लिए उसके बारे में यहाँ पर बताया। और यहाँ पर सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इस इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करी कि हमने यहाँ पर हमारा कोविड-19 पैंडेमिक देखा, लॉकडाउन देखा, और उसके बाद पिछले साल जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI की बात करें, हम यहाँ पे WPI की बात नहीं करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, बट CPI में भी एक बहुत इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला। बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें हमारे देश को इकोनॉमिकली, हम जिस तरीके से ग्रो करें बहुत वो कमेंडेबल है, ये यहाँ पे इस रिपोर्ट में भी यहाँ पर बताया गया। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे सेक्टर्स में हम डिजिटल पेमेंट्स किस तरीके से यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से हर सेक्टर में हमने ग्रो किया वो सब बताया। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस को भी साइड किया कि क्या क्या
चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या चैलेंज थे, बट उसके बावजूद भी हमारी जो देश है, हमारा इकोनॉमी है, फिर भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है। सो चैलेंजेस की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट चैलेंज हमारे लिए जो कोविड-19 पैंडेमिक आया था वो सबसे बड़ा चैलेंज था। देन सेकेंड चैलेंज वॉज अबाउट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड जो हमारे लिए चैलेंज था दैट वॉज कि धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे जब लॉकडाउन्स वगैरह थे तो हमारे देश की जो रेपो रेट थी वो 4% थी। रेपो रेट इज बेसिकली दैट रेट जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है या पैसा देता है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से यूएस के फेडरल रिजर्व्स और बाकी सारी गवर्नमेंट्स के जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने जिस तरीके से इंक्रीज यहाँ पे किया अपनी रेट्स में, इन द सेम वे इंडिया को भी इंक्रीज करना पड़ा। तो इंडिया के यहाँ पे भी अभी अगर हम बात करें हमारे देश की तो रेपो रेट जो है लगभग 6.25% पे यहाँ पे चल रहा है। सो वो एक थर्ड चैलेंज था कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज यूएस में या बड़ी इकोनॉमीज में अगर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में तो हमारे यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। देन फोर्थ चैलेंज यहाँ पे हमारे लिए था दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या होता है? स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जब आपके देश में, किसी एक देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, बट उसी के साथ साथ जो ग्रोथ है आपके सेक्टर्स की वो स्टैग्नेंट है। सो वो एक सिचुएशन स्टैगफ्लेशन होती है, तो उससे भी हमने रिवाइव करने की कोशिश करी। देन एक और चैलेंज हमने, फिफ्थ चैलेंज यहाँ पे फेस किया कि चाइना जो एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक्सपोर्टर था काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का, उसकी इकोनॉमी भी यहाँ पर, चाइना ने भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्लो डाउन देखा। तो दैट वाज ऑल्सो चैलेंज। और सिक्स चैलेंज की यहाँ पे बात की, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन हमने यहाँ पर हमारे देश में क्या देखा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है पैंडेमिक की वजह से जो स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे स्कूल जाते थे वो लगभग 2 साल तक स्कूल नहीं गए। तो उसकी वजह से उनके ऊपर किस तरीके से वापस काम किया जाए, फिर से हम देख रहे हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट पीएम श्री स्कूल्स यहाँ पे लेके आ रही है और अलग अलग ऑन डिजिटाइजेशन की तरफ हम इवन स्कूल एजुकेशन में यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स दो वी हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, हमारे लिए चैलेंजेस बहुत बड़े थे, बट स्टिल उनको कोप करते हुए हम देखें तो हमारे हर सेक्टर में हमने ग्रो किया। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इवन तो हमने देखा था कुछ समय पहले 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड जब लॉकडाउन से तो $525 बिलियन तक भी थे, बट अब हमने एक अच्छी पेस यहाँ पे मेंटेन करी है और उसी को हम नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले। ये सब यहाँ पे जो है, एज यू कैन सी दिस फोटोग्राफ इटसेल्फ, शी इज और ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्हीं के साथ में जो है वी अनंत नागेश्वरन जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। सो दिस वॉज अबाउट द होल जिस्ट आज के न्यूज़पेपर में, और नीचे न्यूज़ सेक्शन में कुछ सेक्टर वाइज भी आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ आज फर्स्ट एडिटोरियल जो है दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस इकोनॉमिक सर्वे, सो उसको अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। देन सेकेंड न्यूज, this is also relating to economy section. What the news says, rupees 1.56 lakh crore GST mop up in January 2nd, हाईएस्ट सो फार। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि जब से जुलाई 2017 से हमने देखा था, देयर आर 2 टैक्सेस इन इंडिया। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट मीन्स इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में जो आता है, अब हमारे देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका इंप्लीमेंटेशन जुलाई 2017 में हुआ। सो जब से इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक सरकार ने जिस तरीके के स्टेप्स यहाँ पे, स्टडी इंक्रीज यहाँ पर होता रहा, किस तरीके से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। और ऐसा जब से इंप्लीमेंट हुआ है हमारे देश में जीएसटी, सेकंड ऐसा इंस्टेंस यहाँ पे अभी रहा जब हमने ओवरऑल जीएसटी टैक्स कलेक्शन का जो कॉर्पस है वो लगभग 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा रहा। तो अगर हम जब कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे सरकार करती है, सरकार वैक्सीनेशन के लिए काम करती है, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर रही है, तो ऐसे में अगर सरकार को रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसका प्रॉपर फंड्स का एलोकेशन यहाँ पे सरकार डेफिनेटली कर पाएगी। सो इन द सेम वे जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेकंड हाईएस्ट अभी तक का हमारे लिए कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। लास्ट मंथ भी अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर 2020, और यहाँ पर बात जो है जनवरी 2023 की हुई है। बट अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2022 की हमारी क्या स्थिति, तब भी हमने लगभग 1,49,500 करोड़ के लगभग का यहाँ पे हमने जीएसटी कलेक्शन यहाँ पे किया था, और हमने इस महीने हमने जनवरी में उसको भी सरपास किया है। और अब हमारा ओवरऑल जीएसटी टैक्स कलेक्शन जनवरी 2023 में लगभग 1,55,000 करोड़ यहाँ पे हो गया है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज़, ओके, इसको समझते हैं यहाँ पे ये क्या है। आंध्र प्रदेश कैपिटल
will be shifted to Vizag in a few months, said by जगन मोहन रेड्डी. So आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया कि अभी क्या वो दिल्ली यहाँ पे आए हुए थे और दिल्ली में कुछ इन्वेस्टर समिट यहाँ पे चल रही थी और अब कुछ समय बाद आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हम देख रहे हैं. काफ़ी सारे स्टेट्स यहाँ पे इन्वेस्टर समिट पैसा लाना चाहते हैं, बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, IT कंपनीज यहाँ पे आए तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा सभी को. टैक्सेस का कलेक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ यहाँ पे बिल्डअप होगी. तो उसी को देखते हुए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेड्डी, उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि हम जल्दी यहाँ पे जो है हमारे स्टेट में इन्वेस्टर समिट यहाँ पे करना चाहते हैं और उसके लिए जो कैपिटल निर्धारित किया है जिस सिटी में होगा, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज़ विशाखापट्टनम. ऐसा क्यों? बिकॉज काफ़ी समय से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कौन सी सिटी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल बनाएंगे. तो पहले अमरावती का नाम यहाँ पे आ रहा था, देन ऐसा बताया जाता है कि कुछ 6 महीने के लिए इसको रखा जाएगा, 6 महीने के लिए विशाखापट्टनम को रखा जाएगा. बट अब यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया दैट बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश की जो विशाखापट्टनम रहेगी सिटी, दैट विल बी द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. देन द नेक्स्ट न्यूज़, Adani's FPO fully subscribed as HNI's ऑफसेट रिटेल वेरीनेस. सो HNIs का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. सो यहाँ पे अडानी ग्रुप हमारे देश का सबसे बड़ा FPO का मतलब होता है फर्दर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. दैट मीन्स एक होता है IPO, दैट मीन्स कोई कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करी तो उसको IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. और जब कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स लिस्टेड है और फिर वो और पैसा यहाँ से मार्केट से बोरो करना चाहती है, शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो यहाँ पे अडानी ग्रुप 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आए थे और उसके लगभग 4 से 5 दिन पहले हमने देखा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है US बेस्ड कंपनी, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि अडानी ग्रुप काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व है. इरेगुलरिटीज़ कौन कौन सी? जस्ट लाइक टैक्स इविजन में इन्वॉल्व है, इन्होंने अपने खुद के शेयर मार्केट के प्राइजेस को इन्फ्लेट यहाँ पर किया है, बढ़ाया है उनको, और काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी जिसमें अडानी ग्रुप के ही लोग वहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशंस पे. तो ये सब एलिगेशंस लगे. देन फिर से 413 पेजेस का यहाँ पे स्टेटमेंट आया. बट यहाँ पे न्यूज़ ये आई है, इवन दो इस तरीके के एलिगेशंस लगे बट फिर भी अडानी के जो शेयर्स हैं उनको लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है. दैट मीन्स जो शेयर्स इशू किए गए थे वो लोगों ने यहाँ पर परचेज कर लिए. दैट मीन्स लोगों ने अडानी कंपनी में अभी तक भी इंटरेस्ट यहाँ पे जारी रखा है, लोग पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है. सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़. और लगभग 1.26 टाइम्स यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ. और कल ही हमने देखा था कि एक UAE बेस्ड कंपनी, उन्होंने $400 मिलियन का यहाँ पे इस FPO में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है. सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप. Okay, so then we'll move directly to the editorial page. So today we'll be discussing 2 editorials and 1 opinion. 1 second. So what the title of the first editorial says, the economic survey that wasn't. सो यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पर बात की है कि इकोनॉमिक सर्वे, चूँकि मैंने आपको इनिशियली बोला था कि आज हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे और हमने उसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया अच्छे से ऊपर से, और उसी के बारे में एडिटोरियल लिखा गया. तो ऑथर ने स्टार्ट किससे किया है कि हमारे, बिकॉज जो ऑथर हिमसेल्फ बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के समय 1991 में PV नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी, तब यहाँ पे जब देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आए थे. रिफॉर्म्स कौन से? दैट इज LPG पॉलिसी की बात की है. LPG पॉलिसी जो हम 1991 में लेके आए थे, उसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दैट मीन्स बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनको प्राइवेट हैंड्स में किया जाए. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी टू अदर इकोनॉमी, MNCs यहाँ पे सेटअप हो सकती है. तो वो बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट था. बट ऑथर ने बताया अब लगभग 30 साल का समय हो चुका है उस चीज़ को, और अब हमें, क्योंकि वो इस समय इसलिए लेके आए थे क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा होल्ड था. अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है. बट यहाँ पे सरकार ने क्वेश्चन किया, सॉरी ऑथर ने क्वेश्चन किया कि क्या ये सही समय आ चुका है कि हमें सरकार को यहाँ पर स्टेप लेने चाहिए और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट एडेड एंटिटीज़ या सरकार के द्वारा जो एंटिटीज़ कंपनी चलाई जाती है उनको यहाँ पर उनको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. तो ये ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया, बिकॉज अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन आपको करना है और लोगों को बेनिफिट पहुंचाने, तो सरकार को यहाँ पर आगे आना पड़ेगा. आप हर चीज़ अगर प्राइवेट हैंड्स में यहाँ पर दे देंगे तो अपने आप में गलत है. ये ऑथर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है. तो ऑथर के अकॉर्डिंग कि अभी जो अल्टीमेटली हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-2023 का जो रिलीज़ किया गया, उसमें
कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं आया। अल्टीमेटली हुआ क्या है, सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे सरकार में आई है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स यहाँ पे उनके हैं उनको बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट किया है इन दिस इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है, ये ऑर्डर ने यहाँ पर बोला है। इसी के साथ साथ ऑर्डर का ये भी मानना है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि हम किस तरीके से और बेटरमेंट के लिए यहाँ पर काम कर सके, बिकॉज उसके बाद एक दिन बाद ही यहाँ पे क्या होता है कि हमारा बजट पेश किया जाता है। सो यहाँ पे ऑर्डर ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई। इसी के साथ साथ दैट इज जैसे हम बताया, disappointingly the economic survey of 2022-23 did not provoke any such deliberation or discussion. It is rather dry compilation of data to substantiate that नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, इकोनॉमिकली उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे काम किया उसको बेसिकली बस हाईलाइट किया, कुछ एडिशनल नहीं किया। बट यहाँ पे कुछ ये भी बताया गया कि दो यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स थे, बट कुछ एक्चुअल में भी जो ग्राउंड रियलिटी में जो कुछ बेटरमेंट हुआ उनको भी यहाँ पे हाईलाइट किया। दैट मीन्स पूरा कंप्लीटली यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं किया ऑर्डर ने जो इकोनॉमिक सर्वे आया, बट ऑर्डर ने ये बोला कि हाँ कुछ एक पार्ट ऐसा था जहाँ पे अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट की गई और उससे अल्टीमेटली बेनिफिट यहाँ पर हुआ, और कुछ कुछ सरकार के बेटरमेंट के लिए भी यहाँ पे आया है। दैट इज इन द इकोनॉमिक सर्वे कि जैसे जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया, किस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज की स्थिति ऑलरेडी यहाँ पर बहुत खराब थी, बट स्टिल फिर भी बेटरमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है, उस बारे में भी यहाँ पे ऑर्डर ने बताया। सो दिस वाज अबाउट दिस होल एडिटोरियल। चलिए देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देन विल बी डिस्कसिंग वन ओपिनियन। द फर्स्ट ओपिनियन सेज, और द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, पॉलिसी फॉली, पाकिस्तान नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म। सो यहाँ पे पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वी आर ऑलरेडी अवेयर, स्थिति बहुत खराब है वहाँ पे। दे आर सीकिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे आर सीकिंग फंड्स फ्रॉम IMF एज वेल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF की एक टीम जो है 31 जनवरी को, कल के दिन पाकिस्तान में आ गई, और वहाँ पे जितने भी सिचुएशन है वहाँ पे देखी जा रही है कि किस तरीके से उनको फंड दिया जाए सो दैट उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। सो यहाँ पे बेसिकली ओपिनियन में ऑर्डर ने क्या बात की है कि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की स्थिति, तो जब तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में पावर कैप्चर की थी, तो पाकिस्तान में बहुत तरीके से एक जश्न का माहौल था, क्योंकि अल्टीमेटली तालिबान का जो इमरजेंस हुआ है वो कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई। दैट इज़ जो पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वहाँ पे जो उन्होंने जो है स्टूडेंट्स ने, पश्तो में तालिबान का मतलब स्टूडेंट ही होता है, तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और अल्टीमेटली वहाँ पे सरकार बनाई। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम उन्होंने सरकार बनाई, सेकेंड टाइम 1996 से 2001 तक हमने पहले देखा, लगभग 6 साल तक तालिबान ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में रूल किया, और ऐसा फिर से हो गया जैसे US ट्रूप्स यहाँ से चले गए। अब यहाँ पे ऑर्डर ने पाकिस्तान के लिए बताया कि पाकिस्तान ने क्या किया, सपोर्ट किया, और पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि तालिबान को पाकिस्तान ने डिफरेंशिएट किया गुड तालिबान और बैड तालिबान में। गुड तालिबान कौन सा, जो अभी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में रूल कर रहा है, और बैड तालिबान कौन सा हो गया, जो पाकिस्तान में भी तालिबान का एक फैक्शन, जैसे TTP तहरीक तालिबान करके एक फैक्शन है, और जो बहुत सेपरेटिस्ट है, और उसी के एक पर्सन ने यहाँ पर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पेशावर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और लगभग 200 से ज़्यादा लोग अभी भी वहाँ पे वाउंडेड है, मतलब उनको चोटें आई है। तो अल्टीमेटली जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं गुड तालिबान, बैड तालिबान, बट उसका इम्पैक्ट यहाँ पर रिपरकशन ये हो रहा है कि आपने डिफ्रेंशिएट किया, बट अल्टीमेटली वो जो खून है वो तो तालिबान ही है, वो लोग जो है तालिबान ही है। तो आप भले उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट अगर आप किसी को पनाह देंगे, किसी टेररिस्ट को, या जो दोस्त पीपल हुआ बूचर जिन्होंने लोगों को मारा है, और उनको पनाह देंगे, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपके देश पे भी आएगा। और ऐसा ही कुछ अभी हमें देखने को मिला जब से ये अटैक यहाँ पर हुआ है। सो इसी वजह से पाकिस्तान नीड्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म, बिकॉज टेररिज्म कैन नॉट बी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म इन द सेम वे। सो इन द सेम वे यही चीज़ यहाँ पे ऑर्डर ने बोली कि जो अभी रिसेंटली यहाँ पर अटैक हुआ, और किस तरीके से इमरान खान गवर्नमेंट, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किस तरीके से TTP ये जो फैक्शन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके साथ किस तरीके से रिलेशन यहाँ पर बढ़ाए, और अब किस तरीके से स्पेशली जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, खैबर पख्तूनवा जो रीजन है वहाँ का पाकिस्तान का प्रोविंस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके के अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से रिवाइव करे और एक शिफ्ट लेके आए, रादर देन फोकसिंग ऑन टेररिज्म और एक हेट्रेड का माहौल पैदा करे, रादर दे नीड टू फोकस ऑन हाउ टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। उसी के बाद यहाँ पे पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता है, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एज पर ऑथर हिमसेल्फ कि पाकिस्तान फिर से रिवाइव कर सके एज ए कंट्री। वी आर डन विद दिस ओपिनियन। देन द नेक्स्ट एडिटोरियल, what the title says, the quest for hope in म्यांमार। सो यहाँ पे बात की गई म्यांमार की।
म्यांमार में क्या हुआ है, बेसिकली तख्ता पलट हुआ। कितना समय हो गया, आज ही के दिन 2 साल पहले अगर आप देखें 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको साइडलाइन कर दिया गया था और ऑन्ग सांग सू की जो उस समय की डी फैक्टो लीडर थी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था, डिटेन कर लिया गया था। और उस समय के जो मिलिट्री लीडर थे मिन ऑन्ग लैंग, उन्होंने यहाँ पर सरकार अपने हाथ में ले ली थी। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब मिन ऑन्ग लैंग ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि हम यहाँ पे सरकार में आना चाहते हैं क्योंकि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही, मिलिट्री को यहाँ पे 6 महीने काम करने का मौका दिया जाए, फिर हम फिर से सरकार को यहाँ पे रूल में आने देंगे और ताकि चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बट यहाँ पे अभी सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आ चुका है कि 2 साल हो चुके हैं और जो पहले ऑन्ग सांग सू की डी फैक्टो लीडर थी, उनकी करंटली एज 77 ईयर्स है और उनको अभी जो प्रिजन है जिनके ऊपर जितने एलिगेशन उनके खिलाफ यहाँ पर लगे हैं 33 ईयर्स का और इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर है। और वो ऑलरेडी एक नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट है और उनके फादर ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार। तो अभी म्यांमार की सिचुएशन उसके बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया। सो ऑथर ने यहाँ पर क्या बताया कि अभी म्यांमार में 3 तरीके के लोग हैं। एक जो मिलिट्री है जो वहाँ पे रूल कर रही है, सेकंड जो एक अपोजिशन वाली पार्टी, एक तो एनएलडी पार्टी जिसमें ऑन्ग सांग सू की बिलोंग करते थे, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और 2020 में जब से ऑन्ग सांग सू की फिर से चुनाव हुए थे अगस्त में, तो हमने देखा था एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर मिली थी उनकी पार्टी को। बट उसके बावजूद यहाँ पे अभी हम सिचुएशन देखते हैं तो बहुत ख़राब यहाँ पे हो रही है। और तीसरा जो फैक्शन है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिन्होंने अपने अपने फैक्शंस यहाँ पे म्यांमार में बना रखे। देन यहाँ पे ऑथर ने बोला कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली अगर हम कंट्रीज़ की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर लाने की कोशिश करी, आसियान ग्रुपिंग से बातचीत करने की कोशिश करी, मिन ऑन्ग लैंग से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करी, बट कुछ फेवरेबल रिजल्ट यहाँ पे सामने नहीं आया। देन यहाँ पे बात की चाइना और रशिया की। रशिया ऑलरेडी हम देखते हैं किस तरीके से मिलिट्री अग्रेसिवनेस यहाँ पर दिखाते हैं। रशिया के रिलेशंस और म्यांमार के रिलेशंस बहुत अच्छे यहाँ पर होते जा रहे हैं। और चाइना तो हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से किसी से अच्छे रिलेशंस होते हैं तो चाइना भी वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहता है और चाइना भी अपने और रिलेशन यहाँ पे बेटर करना चाह रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार। बट यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे देश के लिए यहाँ पर जो एंडिंग यहाँ पर इसी बारे में बताया गया कि इंडिया के लिए यहाँ पर क्या है। तो इंडियाज़ डिलेमा इज़ कि इंडिया बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ और इंडिया हमेशा ही चाहता है कि हर जगह डेमोक्रेसी रहे, बिकॉज इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेसी। तो इंडिया चाहता है डेमोक्रेटिकली वहाँ पे सब चीज़ चले। बट इंडिया जो भी सरकार है वहाँ पे भले डेमोक्रेसी हो या मिलिट्री कू हो चुका है, बट हर सरकार से अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, बिकॉज रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है और कुछ म्यांमार के जो ग्रुप्स हैं वो हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी रहते हैं, कुछ एथनिसिटी है। तो अगर हम उनसे रिलेशंस खराब करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए खराब रहेगा। तो इसी वजह से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया किस तरीके से म्यांमार को लेकर आगे बढ़ता है। बट स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो रखी है, हमें यहाँ पर म्यांमार की सिचुएशन उसको और बेटर करने के लिए यहाँ पे सरकारों को और जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको आगे आना चाहिए सो दैट फिर से डेमोक्रेसी रीइंस्टेट यहाँ पे म्यांमार में हो सके। ऐसा ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Okay, then the text and context. So what the title of this new explained is saying the funding and demand for मनरेगा. So मनरेगा की यहाँ पे बात की गई। मनरेगा वी आर ऑलरेडी अवेयर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसका इनिशिएशन किया गया था, 2006 से इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें बेसिकली होता क्या है, 100 डेज़ के लिए स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं, हर हाउस होल्ड को जो है एवरी हाउस होल्ड गेट दिस अपॉर्चुनिटी, 100 डेज़ का यहाँ पर वर्क उनको दिया जाता है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर बात की कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है और मनरेगा यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। मनरेगा जब लाया गया था तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माइग्रेशन बहुत हो रहा था, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज लोग काफ़ी जा रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे मनरेगा की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। और जो लोग वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो गाँव में फेस करते हैं, तो वो चैलेंजेस वहाँ पर वो फेस ना करें और एटलीस्ट उनको एक अपॉर्चुनिटी, इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले। बट यहाँ पे अब ऑथर ने यहाँ पर ये बताया कि इवन दो, इस न्यूज़ में एक्सप्लेन में बताया कि इवन दो इतना समय हो गया बट फिर भी बजटरी एलोकेशन अगर हम ओवरऑल देखें आज भी मनरेगा का उसमें कोई कमी नहीं है और इवन इसमें एक इजाफा ही आया है। स्पेशली कोविड के समय हमने देखा था काफ़ी सारे जो सिटीज़ में लोग रह रहे थे, अर्बन एरियाज़ में लोग रहते, दे हैड स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू रूरल एरियाज। अब एज थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल बट स्टिल अभी भी अगर बजटरी एलोकेशन देखा जाए तो वो उतना ही, उसमें कोई बहुत भारी गिरावट नहीं आई। बिकॉज ऐसा माना जा रहा था
कि फिर से एज थिंग्स विल गेट नॉर्मल दोज पीपल हु हैड केम अर्लियर फ्रॉम अर्बन सिटीज़ टू रूरल एरियाज वो फिर से वापस जाएंगे इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी अर्बन एरियाज़ में, बट ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। प्लस और क्या क्या चैलेंजेस है, टाइमली यहाँ पर पेमेंट नहीं होता, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। प्लस कुछ डिजिटाइजेशन की तरफ यहाँ पे सरकार ने जिस तरीके से कदम बढ़ाया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको काफ़ी सारे स्टेट्स ने यहाँ पर अपोज किया, काफ़ी सारे लोगों ने अपोज किया है कि इवन दो दे आर वर्किंग बट नॉट एबल टू गेट द इनफ मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि उनका डिजिटली वो साइन नहीं कर पा रहे, इश्यूज आ रहे, टेक्निकल इश्यूज दे आर फेसिंग। तो कहने का मतलब ये है कि मनरेगा का ऐसा माना जा रहा था कि एलोकेशन कम होगा, सरकार कॉर्पस कम करेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, रादर इसमें एक इजाफा देखने को मिला। और इससे अल्टीमेटली मनरेगा से सरकार के ऊपर भार पड़ता है, बिकॉज काफ़ी इन लैक्स एंड करोड़ यहाँ पे पैसा यहाँ पर सरकार के द्वारा देना पड़ता है सरकारों को, सो दैट वहाँ के जो लोग हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि लगभग आज भी 6.5 करोड़ यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पर इस बेसिकली एक्सप्लेन में बताया कि कितने लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया है और कितने लोगों ने उसका बेनिफिट फिर भी अवेल किया। 6.48 करोड़ हाउस होल्ड ने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात की थी और 5.7 करोड़ ने एक्चुअली अवेल की। दैट मीन्स आज भी हमारे देश में अगर हम गाँव में जाते हैं, ग्रास रूट में जाते हैं, तो आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और उनको यहाँ पर अल्टीमेटली बेनिफिट मनरेगा जैसी स्कीम जो है अल्टीमेटली यहाँ पर कर रही है। सो दिस वॉज अबाउट दिस एक्सप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कॉलेजियम रिकमेंड्स 2 more न्यू जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम बेसिकली कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, 5 मेंबर कमेटी, जिसको हेड हमारे ऑनरेबल CJI, अभी जो CJI है ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ जी, वो उसको हेड करते हैं। 5 मेंबर कमेटी रेकमेंड करती है और वो अल्टीमेटली यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को यहाँ पर अपनी रिपोर्ट भेजती है और उसके बाद रिकमेंडेशन होते हैं, उसके बाद एलिवेशन होता है जजेस का। सो टोटल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 34 होती है, इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में। बट अभी पिछले कुछ समय में रिटायरमेंट्स हुए, वैकेंसी हुई, तो 27 लोग ही अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस में हैं। तो पहले हमने देखा था दिसंबर मंथ में 5 रिकमेंडेशन यहाँ पे किए गए थे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा, और अब फिर यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से और गुजरात हाई कोर्ट से यहाँ पर किए गए और उनको सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट करने की बात की गई। दैट इज जस्टिस राजेश मंडल फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट। बट यहाँ पे हमने पहले भी देखा, जो पहले भी रिकमेंडेशन थे उनको यहाँ पर अप्रूवल नहीं दिया गया था बाय द मिनिस्ट्री बिकॉज ऑफ द टसल विच हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। सो इन कमिंग टाइम्स विल सी कि क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर जजेस का यहाँ पर फिर से एलिवेशन होता है, जिस तरीके से जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, उनको फिल किया जाता है। बट अभी के लिए रिकमेंडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। Then next news, decisive government working with lofty ambition set by our honorable president. So हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने, बिकॉज कभी भी आप देखेंगे जब भी एक नया सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है तो पहला एड्रेस जो किया जाता है वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, वही आप अगर स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में देखेंगे तो वहाँ पे गवर्नर, जो ऑनरेबल गवर्नर रहते हैं, उनके द्वारा एड्रेस किया जाता है। सो यहाँ पे बजट सेशन के पहले जो पहला एड्रेस है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का रहा और उनका ये पहला यहाँ पर बजटरी सेशन के पहले अपनी स्पीच थी। उन्होंने सरकार के जो कॉन्ट्रीब्यूशन, सरकार ने किस तरीके से जो गरीब लोग, वंचित लोग, हर सेक्टर के लिए किस तरीके से काम किया, वैक्सीनेशन के सेक्टर में किस तरीके से काम किया, आर्टिकल 370-35 का एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरीके से थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, और किस तरीके से हर सेक्टर में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और सब लोगों के लिए MSME सेक्टर में, हर सेक्टर में जो स्कीम्स यहाँ पर लेके आए और उसी को यहाँ पर हाईलाइट किया। और ये भी हाईलाइट किया कि इवन दो लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर विच आर स्टिल फेसिंग, स्पेशली आवर नेबरिंग कंट्रीज, जहाँ पे बहुत इशूज़, हालत ख़राब है, बट फिर भी हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो करी है वो एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपने एड्रेस में यहाँ पर बताया। देन नेक्स्ट न्यूज़, अब ये थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिंग स्टिल हाई डिस्पाइट गवर्नमेंट चिपिंग इन। सो यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो सरकार ने इंप्लीमेंट की, स्कीम्स, उसकी क्या बेनिफिट्स हुए। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर पे एज एन इंडिविजुअल आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस न्यूज़ में बताया गया कि ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार ने यहाँ पर अपना बढ़ाया है और उसी की वजह से ये इम्पैक्ट आया है कि अब लोगों को एज एन इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो पहले जितना पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ पे करना पड़ता था उसमें एक कमी आई है। बट एक ड्रास्टिक बहुत बड़ा कोई कमी नहीं आई, बट स्टिल हाँ एक कमी यहाँ पर है। इसी वजह से आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग स्टिल हाई, अभी भी है बहुत सारा, बट डिस्पाइट गवर्नमेंट चिपिंग इन, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया है, इसी वजह से इसमें एक कमी यहाँ पर देखने को मिली है। इसी के बारे में यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में आया था।
देन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कैन बॉल्स्टर आत्मनिर्भर भारत से सर्वे, इसी इकोनॉमिक सर्वे में ये भी आया कि किस तरीके से हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है हर सेक्टर में, और अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज, इंडिया नीड्स एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंस टू अचीव क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस ऑन एमिशंस। यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हमने क्या क्या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्या क्या हमने कहीं ना कहीं एडॉप्टेशन किए, क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी, दैट इज़ हमने नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ा। देन हमने COP27 में हमने काफ़ी सारे टारगेट्स यहाँ पे रखे। COP26 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होती है यूके में, वहाँ पे हमने कुछ टारगेट्स रखे, और अल्टीमेटली हम किस तरीके से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, कार्बन एमिशंस के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सबको भी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज कि जो डेवलप्ड नेशन है उनका मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशंस। तो क्या जब हम बात करते हैं सबसे बड़ा इशू जो आता है कि डेवलप कंट्रीज के पास पैसा है, वो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसी के लिए बहुत सारी बार हम देखते हैं कि इन बड़े बड़े फोरम्स पे ग्लोबल फाइनेंसिंग की स्पेशली डेवलप कंट्रीज इतना कॉर्पस यहाँ पे देगी, बट वैसा दिया नहीं जाता। तो उसी को हाईलाइट यहाँ पे किया गया कि इंडिया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे ले रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में यहाँ पर आया। देन सोवराइन ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे सरकार लॉन्च कर रही है, उसका पैसा अल्टीमेटली लोगों से लेके कहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़, उसके ऊपर काम किया जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पर कहने का मतलब ये कि इंडिया इसकी तरफ बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट यहाँ पे दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि जो दूसरी कंट्रीज़ है, डेवलप्ड नेशंस है, जो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस यहाँ पे कर रहे हैं, ग्लोबल एमिशंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीज आगे आए और जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करें। देन शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजटरी एलोकेशन हैज फॉलन ओवर द पास्ट 7 years, ये भी यहाँ पर सर्वे में आया। Then on the world section, mosque blast toll hits 100, Pakistan blames security lapse। सो यहाँ पे बात की गई कि अभी जो पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली हमने देखा जिस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान चली गई और लगभग 200 से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर ब्लास्ट में यहाँ पर घायल हुए। तो इसी के बारे में बताया गया कि ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि एक आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग, एक सुसाइड बॉम्बर जो अपने आप को क्लेम करता है और जिसके बारे में जब पूरी डिटेल्स यहाँ पर निकाली गई तो वो तालिबान से ही बिलोंग करता था। अब ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, अब ये कौन से तालिबान में उसको कैटेगराइज करेंगे। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि अब इस तरीके के इंसिडेंट्स अगर आप देखो पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल में, ये सबसे बड़ा यहाँ पर टेररिस्ट अटैक था, ब्लास्ट था, और उसकी वजह से इतने लोगों की यहाँ पर जान चली गई। और एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ कितना डेडली ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, और इसी की वजह से इवन जो मस्जिद है वहाँ की पेशावर की, वहीं पर ये अटैक यहाँ पर हुआ। और सो काफ़ी सारे देशों के लीडर्स ने यहाँ पर इसको बोला कि वी आर इन सपोर्ट विद पाकिस्तान, और ये जो हुआ गलत हुआ। बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमने फर्स्ट ओपिनियन में भी पढ़ा था कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी पर काम करना चाहिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए rather than focusing on these terrorist related issues, in the same way this is just an example of कि जो उन्होंने पहले यहाँ पर किया था उसका इम्पैक्ट यहाँ पर उनको किस तरीके से यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। ओके, देन ऑन द इकोनॉमी सेक्शन में मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने डिस्कस की है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमारा जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें क्या क्या बातचीत हुई, किस तरीके से हम कुछ सेक्टर्स में किस तरीके से और बेटरमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो मेजर फोकस था दैट वाज अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, और हमारा जो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस रहने वाला है जिसमें हम पूरा बजट को यहाँ पर इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि बजट में क्या क्या जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो क्या क्या नए नए स्टेप्स लेके आए, उससे अल्टीमेटली किस तरीके से हमारी इकोनॉमी और यहाँ पर बेटर यहाँ पर रिवाइव हो सकेगी और बेटर यहाँ पे फास्ट पेस्ड हो जाएगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्ल्ड्स 5th largest economy, right? So this was about today's newspaper wherein we had tried to understand not the whole economic survey but basic gist of economic survey, और उसके बारे में हमने पूरा यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। I hope the session was insightful, and here I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.